हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का। ये पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो बोला है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस और कंट्री ने उसको अडॉप्ट करा इंडिया के अलावा। तो पहले तो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की शॉर्ट फॉर्म होती है DPSP। ये याद रखना, DPSP क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम क्या है, इसका काम है गाइडलाइंस बनाना। और वो गाइडलाइंस किसके लिए बनानी है, लॉ के लिए। जो भी कानून बनाया जाए तो कानून के लिए क्या हो, जो भी लॉ होता है उसके लिए, लॉ जो भी लॉ बनेंगे उनके लिए कानून के लिए गाइडलाइन बनाना। जैसे कि अगर लोगों को इंश्योर करना कि इक्वल पेपर उन्हें इक्वल वर्क, यानी अगर जो इक्वल काम करते हैं उसके लिए उन्हें इक्वल सैलरी दी जाए, ठीक है, तो ये क्या है, कानून है। उसके अलावा रेजिंग द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो खाना है वो तभी लोगों को क्या ऐसा खाना देना जिसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाना। तो ये सब काम किसके हैं, ये DPSP के काम है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के काम होते हैं। समझ आ गया। तो DPSP का क्या काम है, DPSP का काम है कानूनों को फॉर्म करना या उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाना। जैसे सेम काम के लिए, इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी पे करना, या सबको पब्लिक हेल्थ सरकार इंश्योर करे सबके लिए। उसके अलावा जो भी फूड हो, ऐसा फूड हो जिससे सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। ठीक है। अब इस जो DPSP थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी और कंट्री ने भी अडॉप्ट करा, तो कौन सी कंट्री है यहाँ पे, ये पूछा गया। कई बार पूछा जाता है DPSP का काम क्या है, और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने सेम ही काम को क्या करा था, अडॉप्ट करा था। क्लियर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर हो गया बच्चों आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which committee of the British cabinet had made a plan to form Indian Constitution Assembly। तो जो ब्रिटिश थे, तो यह बोला है कि कौन सी कमेटी थी ब्रिटिश कैबिनेट की जिसने प्लान बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने क्या करा था, प्लान बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। अब जो कैबिनेट मिशन होता है बेसिकली होता क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन क्या है, इट इज अ हाई पावर्ड कमीशन, यानी ये आप कह सकते हो टॉप लेवल है। ये क्या होता है, एक टॉप लेवल है। क्या है ये, टॉप लेवल है इसका काम। ठीक है। और ये कब, तो ये टॉप लेवल है और इंडिया में कब आया था, ये आया था 1946 में। ठीक है। और कैबिनेट मिशन किनका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ये किनका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो आप कह सकते हो, तो कैबिनेट मिशन क्या है, ये हाई पावर कमीशन है जो इंडिया में भेजा गया था 1947 में। ठीक है। ट्रांसफर द पावर, जिसका काम था पावर को ट्रांसफर करना, किससे, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पावर को ट्रांसफर करना और इंडियन पॉलिटिकल लीडरों को दे देना। तो कैबिनेट मिशन का क्या काम था, जो क्योंकि कैबिनेट मिशन किन्होंने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। और इसका काम था जो अंग्रेजों के पास जो पावर थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो पावरों को क्या करना, इंडियन लीडरों को ट्रांसफर करना। तो याद रखना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन का क्या काम है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ब्रिटिश कैबिनेट से कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन का काम क्या था, जो ब्रिटिशरों के पास जो पावर थी उस पावरों को इंडियन लीडरों को क्या करना, ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, where do we find the best summary of the principle brought to Indian Constitution Assembly from the national movement। जब नेशनल मूवमेंट हुए तो हमारे को बेस्ट समरी जो है वो हमने कहाँ से ली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए हमने जो सबसे अच्छी समरी कहाँ से ली, तो हमने ली हो रेजोल्यूशन 1946 से। इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन 1946 से हमें बेस्ट समरी ऑफ प्रिंसिपल्स मिली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने ली। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट। याद रखना, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात पूछिए, बहुत सारे लोग अंबेडकर जी लिख देते हैं, पर यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट की बात करेंगे, ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गवर्नमेंट हैज
a weapon to deal with anti-social element and anti-national element, which is called, गवर्नमेंट के पास कौन से ऐसे हथियार है जिनसे वो एंटी सोशल एलिमेंट और एंटी नेशनल एलिमेंटों से डील कर पाती है या हैंडल कर पाती है। तो जो गवर्नमेंट के पास जो एंटी सोशल एलिमेंट और एंटी नेशनल एलिमेंट होते हैं उनसे डील करने के लिए, उनका सामना करने के लिए जो हथियार है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन उनके पास है जिनसे क्या करते हैं, वो इनके साथ डील कर पाते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं इंडिया में उसे कब लाया गया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो इंडिया में लाया गया वो लाया गया 1950 में। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन कब लाया गया, 1950 में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, जब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है, तो समझते हो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, यानी वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट की एक्टिविटियों में क्या है शामिल है, या उसका परिवार शामिल है, या उनके और भी कुछ दोस्त मित्र शामिल हैं, ऐसा हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो सरकार क्या करती है, उनको एक जगह पे कैद कर देती है और उनके लिए कोई ट्रायल नहीं होता, नो ट्रायल, उनके लिए कोई भी ट्रायल यानी कोई उन्हें लॉयर वगैरह नहीं दिया जाता जब तक उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो जाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन काइंड्स ऑफ जेल है, एक प्रकार की जेल है, ठीक है। इसको भारत में कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया, जब कुछ लोग एंटी सोशल एक्टिविटी करने लगे, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने लगे, तब प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाए गए 1950 में। इसमें कोई ट्रायल नहीं कराया जाता उस व्यक्ति का, और उसे क्या कराया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो, और क्यों करा जाता है डिटेन, और क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है उसे, क्योंकि वो देश के लिए खतरा है, ठीक है। तो याद रखना क्रिमिनल में और आतंकवादियों में ये फर्क होता है, जो आतंकवादी है वो देश के लिए खतरा है, और जो क्रिमिनल है वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सनल दुश्मनी हो। तो समझ आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन कब था, 1950 में बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक का आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे असर्शन रीजन है, असर्शन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी डीपीएसपी, क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंक्लूड है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है या नहीं है, तो शामिल है, तो इसका असर्शन ट्रू है। नेक्स्ट है रीजन, देयर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी थ्रू द कोर्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे हम कोर्ट के द्वारा इन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट कर सके, यानी लागू करा सके, तो ये भी ट्रू है, कोर्ट इसमें कुछ काम नहीं करेगा, ये ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा इनको इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन देम हैज बीन पुट ऑन द गवर्नमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो रीजन भी इसका ठीक है, असर्शन भी ठीक है, मगर एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका रीजन ठीक है, एक्सप्लेनेशन असर्शन भी ठीक है, मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, जनरली द गवर्नमेंट run by the representative of the people directly is the symbol which type of democracy। तो बोला है जनरली जो गवर्नमेंट होती है के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल डायरेक्टली बाय द सिंबल, उनको कुछ सिंबल दे दिए जाते हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस, ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। तो ऐसा जो हमारे को देखने को मिला है वो जनरली किन में होता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पता है ना, जिसमें पब्लिक जो है डायरेक्ट डिसीजन लेती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और डायरेक्ट में क्या होता है, पब्लिक डायरेक्ट डिसीजन लेती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, गवर्नमेंट जो चलती है रिप्रेजेंटेटिव में, वहां पे जो लोग पीपल होते हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको कुछ सिंबल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर विच फंडामेंटल राइट इट इज द क्राइम टू मेक समवन डू फोर्स लेबर। अगर ये कौन सा फंडामेंटल राइट में क्राइम माना गया है अगर हम किसी से जबरदस्ती काम कराएं, ठीक है, अगर हम किसी से जबरदस्ती काम कराते हैं यानी फोर्स लेबर कराते हैं, तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट के थ्रू हम उसे क्राइम मान सकते हैं। क्वेश्चन 8 जो है उसमें ये पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, किसी से हम जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। और अगर हम किसी से जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो वो हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन।
इसके अंडर हम किसी से फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती से काम नहीं करा सकते, ना चाइल्ड लेबर करा सकते। तो चाइल्ड लेबर या फोर्स लेबर दोनों किसके अंदर आते हैं, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑर्डर डज द कोर्ट ऑर्डर टू प्रेजेंट एन अरेस्ट पर्सन बिफोर द कोर्ट। ऑर्डर, किस ऑर्डर के तहत जो कोर्ट है ऑर्डर कर सकता है टू प्रेजेंट एंड द अरेस्ट पर्सन बिफोर द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के आगे उसे क्या करा जाए, दिखाया जाए। तो ये है हैबेसिस कॉर्पस ऑर्डर के अंदर, किसके अंदर आएगा, हैबेसिस कॉर्पस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन का, बोला है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, असर्शन है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन इन द इजराइल। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, क्या इजराइल ने उसे अडॉप्ट करा था इलेक्शनों के समय पे, और रीजन है वोटर इन इजराइल वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट। जो वोटर थे इजराइल के, उन्होंने वोट करा था किसको, पार्टी को वोट करा था, कैंडिडेट को नहीं। ईच पार्टी गेट द सीट्स इन द लेजिस्लेशन एंड प्रोपोर्शन टू वोट इज रिसीव। तो जो क्वेश्चन 10 है इसको देखो, इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो यानी जो इसका असर्शन है वो भी करेक्ट है, ट्रू है, इसका रीजन भी ट्रू है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी ट्रू है। तीनों चीजें इसकी ट्रू है, यानी वो मैच कर रही है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट कौन होता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का। वो कौन होता है, वो स्टेट का हेड होता है और वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है, यानी वो दोनों होता है, स्टेट का भी हेड और गवर्नमेंट का भी हेड। तो बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में चलता है, कहाँ चलता है, यूएसए में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो वो स्टेट का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इंडिया में जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यानी एक्स कौन होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से, वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इन इंडिया द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या कहलाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन बी में हम कर रहे हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन वर टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, तो इसका आंसर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो मैनी प्रोविजन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई सारे जो है आप कह सकते हो कि कई सारे प्रोविजनों को कहाँ लाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है, जिनमें से पहला जो आंसर है आप बोल सकते हो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से लाए, हम ब्रिटिश सरकार से लाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती पहले वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करती थी, उसी चीज को हमने भी फॉलो करा। दूसरा रूल्स ऑफ लॉ, हमने कुछ रूल्स बनाए, कुछ कानून बनाए, वो भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा है। सिंगल सिटीजनशिप ये भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा। आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, बाकी समझ लें। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टरों को बताता है कि क्या करना है। तो यानी प्राइम मिनिस्टर हेड होता है जो कैबिनेट मिनिस्टरों को इंस्ट्रक्शन देता है और उन इंस्ट्रक्शनों को कैबिनेट मिनिस्टर जो है फॉलो करते हैं और अपनी अपनी स्टेट में उस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स को क्या करते हैं, लागू करते हैं। मगर उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड दैट द लॉ गवर्न द स्टेट नॉट द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी रूल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून के आगे सभी इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेडीज हो या जेंट्स हो। अगर किसी महिला ने किसी का मर्डर करा है तो उसे भी सजा मिलेगी, किसी दलित ने किसी के घर में चोरी करी है उसे भी सजा मिलेगी,
और कोई ब्राह्मण या पढ़ा लिखा है, अगर उसने कोई गलत काम करा है तो कानून उसको भी क्या करेगा, पनिश करेगा। इसे ऐसे ही किसी भी जाति के व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम करा है, कुछ वेलफेयर काम करा है, समाज के लिए कुछ पॉजिटिव काम करा है, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको सरकार के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसमें क्या है, द प्रोसीजर फॉर पासिंग द बिल एंड कंडक्टिंग द डिबेट इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में पहले बिल पास करने के लिए एक डिबेट करी जाएगी कि ये बिल क्यों पास करा जा रहा है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। और जब डिबेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वोटिंग के थ्रू ही क्या करा जाता है, किसी भी बिल को पास करा जाता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो पहले उसके लिए डिबेट करी गई, 3 तलाक हटाया गया तो उसके लिए डिबेट करी गई, और भी ऐसे बहुत सारे जो बिल पास करे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए पहले क्या करी जाती है, डिबेट करी जाती है, उसके बाद बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये बिल पास करने का क्या फायदा है, आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट होगी पार्लियामेंट में, देन बिल को पास करा जाएगा, उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही कोई भी बिल पास करा जाए, कोई भी कानून पास करा जाए। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, द कॉन्सेप्ट दैट इंडिविजुअल्स आर सिटीजन ऑफ द कंट्री एज अ होल, नॉट द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्टेट। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रहता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, और नागरिकता मिलने के बाद वो भारत में किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है, किसी भी स्टेट में जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा सकता है, जॉब कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि उसे हर स्टेट के लिए अलग अलग सिटीजनशिप लेनी पड़े। वो एक बार इंडियन सिटीजनशिप ले लेगा तो वो देश के किसी भी राज्य में जा सकता है, उसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी एक देश की एक सिटीजनशिप। उसके बाद आप किसी भी स्टेट में जाकर कोई भी काम, जॉब वगैरह, पढ़ाई कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में अलग सिटीजनशिप चाहिए, यूपी में अलग, बिहार में अलग, हरियाणा में अलग। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन चैलेंज इन कोर्ट एंड वाई। क्या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो कोर्ट के लिए चैलेंज हैं, और अगर चैलेंज है तो क्यों है। तो आंसर है नो। तो इसका आंसर क्या है, नो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिकली चैलेंज नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, दिस इज नॉट अ चैलेंज। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो एक्चुअल में एक तो कोर्ट इनको जबरदस्ती अप्लाई नहीं करवाता, और ये कोर्ट के लिए चैलेंज नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ गाइडलाइन फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ये गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, जो सरकार को बताते हैं कि आप इस तरीके से काम करें कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइडलाइन देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, बट दे आर नॉन जस्टिकेबल, मीनिंग दे आर नॉट लीगल बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। और कोर्ट इनके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप ऐसे समझो जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जब कोई अपराधी कुछ गलत काम करता है तो सरकार क्या कहती है, कोर्ट क्या कहता है कि उनको पनिश तो आप करो, मगर एक सीमा में। मगर जो गवर्नमेंट होती है कई बार उनका घर तोड़ देती है। ठीक है, तो सरकार उसके बाद भी क्या कर, कोर्ट क्या है उसमें रोक तो लगाता है कि उन पे कोई बुलडोजर एक्शन या कोई एक्शन ना लो, मगर वो उनके साथ इस चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकता। यानी वो एक सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है कि आप, जैसे कि आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि आपको 3 घंटे घर पे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, यानी अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये क्या है, एक सजेशन है, पर आपसे जबरदस्ती नहीं हो सकती ना। ऐसी कोर्ट भी क्या करता है, सरकार को गाइडलाइन देता है, मगर उनके साथ कुछ इन्फोर्स नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ये भी समझ सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंसीडर फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट, यानी ये काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरह ही काम करता है। दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को कहता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, फ्रेमवर्क देता है। गवर्नमेंट को क्या देता है, वो एक फ्रेमवर्क देता है एंड क्रिएट करता है लॉ एंड पॉलिसी दैट प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, और इस तरीके की लॉ बनाता है, कानून बनाती है कोर्ट। तो किसके लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए, ताकि सरकार उनसे सोशल और इकोनॉमिकली लोगों को इक्वली कर पाए, यानी समाज में लोग सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो, इक्वली हो सके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है एक फ्रेमवर्क बनाना, और लोगों की लोग सामाजिक रूप से, यानी उन पे किसी जाति धर्म के भाव ना हो, इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके अलावा वो इकोनॉमिकली भी सब लोग एक साथ क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। मगर कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू गवर्नमेंट पे कोई भी
क्या कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क का काम करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, नो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है स्टेट पॉलिसी के लिए, तो इन्फोर्स नहीं करते और ना ही, क्लियर है, वो उनके लिए कोई चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन आर द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सीट्स आर रिजर्व, इन विच सीट्स आर रिजर्व किनके लिए, फॉर एससी और किनके लिए, एसटी के लिए। यानी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी आप कह सकते हो कॉन्सिस्टेंसी होती है। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब ये कह सकते हो कि जैसे क्षेत्र हो सकता है, जैसे कुछ जैसे गाजियाबाद है तो एक कॉन्स्टिटेंसी है, नोएडा एक कॉन्स्टिटेंसी है, ठीक है, ईस्ट दिल्ली एक कॉन्स्टिटेंसी है, तो इनको कॉन्स्टिटेंसी बोलते हैं, ठीक है, पूरे पूरा दी छोटा। तो उसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा कुछ सीटें, जब इलेक्शन होता है तो कुछ सीटें जो है चाहे वो पार्षद के लिए हो, चाहे विधायक के लिए हो, चाहे सांसद के लिए हो, तो कुछ सीटें सरकार जो है एससी और एसटी जाति से जो आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके लिए फिक्स कर देती है कि वहां पर चुनाव एससी और एसटी जाति के लोग ही लड़ेंगे, ठीक है। और जो जीतेगा, क्योंकि एससी एसटी जाति के लोग वहां पे ज्यादा होते हैं, और अगर वहां पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो क्या होगा, वो एससी एसटी के जो गरीब बैकवर्ड इकोनॉमी के लोग हैं उनका, उनके लिए कुछ स्कीम्स लाएंगे, कुछ वेलफेयर फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि उनका भी भला हो सके। तो उनके लिए क्या करी जाती है, सीटें फिक्स करी जाती है ऑन द बेस ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के हिसाब से। तो जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होती है एससी और एसटी की, उसके हिसाब से उनके लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी जाती हैं, जिसे बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब चुनाव लड़ने वाला क्षेत्र, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा